7 मज़ीद वार्निंग्स मिलने के बावजूद RMS टाइटैनिक के कैप्टन मिस्टर एडवर्ड अपने जहाज़ की स्पीड को कम नहीं करते और उसी रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अपने जहाज़ को चलाते हैं और तमाम आने वाली वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। चौदह अप्रैल 1912 की ख़ास बात यह है कि उस रात सूरज नहीं निकला था, अंधेरी रात थी और बिना मून लाइट के कोई लाइट नहीं थी। जहाज़ के ऊपर एक क्राउन नेस्ट होता है जिसका मकसद आने वाले तमाम ट्रैफिक पर नज़र रखना और देखना कि सामने कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है। 11:39 पर क्राउन नेस्ट पर बैठे फेडरिक फ्लीट देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो कि अनकरीब टाइटैनिक से टकराने वाला है। वो जल्दी से नीचे बैठे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्ज को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जहाज़ को घुमाओ, हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम भागे भागे इंजन रूम में जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट की तरफ टर्न करो। जहाज़ को लेफ़्ट की तरफ टर्न किया जाता है लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो जाती है। जहाज़ RMS टाइटैनिक अनसिंकेबल जो कभी नहीं डूब सकता था, तकरीबन रात के 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक इतना बड़ा जहाज़ जो कभी नहीं डूब सकता एक बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है, सिर्फ बर्फ़ से। हाँ, अगर आप अपने फ्रिज के अंदर रखी हुई बर्फ़ के बारे में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं, लेकिन वो एक बर्फ़ का पहाड़ था। वैसे तो लकड़ी भी एक मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन आप देखते हैं कि एक मेटल की बनी कार भी एक दरख्त से जो है वो टकरा जाती है। इस आइसबर्ग का वज़न तकरीबन 1.5 मिलियन टन था जो कि तकरीबन 200 क्रॉस 400 फीट बड़ा और तकरीबन क्रोज नेस्ट जितना लंबा था। 1.5 टन का आइसबर्ग जहाज़ के बो से टकराता है। अब बो कौन सा होता है, आप इस इमेज को चेक करें। इस इमेज पे जहाज़ का जो फ्रंट का हिस्सा होता है उसको हम बो बोलते हैं और जहाज़ के नीचे वाले हिस्से को हम कील बोलते हैं। अब जहाज़ के कैप्टन मिस्टर एडवर्ड अपने क्रूज़ के साथ चेक करते हैं कि हमारा डैमेज कितना हुआ है और डैमेज चेक करने के बाद वो चेक करते हैं कि ये जहाज़ तो अब डूब जाएगा। ये अनसिंकेबल जहाज़ डबल बॉटम लेयर से बनाया गया था जिसको हम डबल बॉटम हल बोलते हैं। हल जहाज़ का वो हिस्सा होता है जिस पर पूरा का पूरा जहाज़ खड़ा हुआ होता है और जहाज़ की साइडों पर 16 छोटे छोटे सेक्शंस बनाए गए थे जिनमें तकरीबन 4 सेक्शन अगर पानी से भर भी जाएं तो भी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आइसबर्ग जहाज़ की फ्रंट से टकराने की बजाय जहाज़ के साइडों से टकराता है और तकरीबन उन 16 में से 6 सेक्शंस को डैमेज कर देता था। लिमिट तो 4 की थी लेकिन वो तो 6 सेक्शंस के साथ टकरा जाता है, जिसका मतलब ये जहाज़ तो अब कंफर्म डूबेगा। रात के 12 बजे जहाज़ के कैप्टन मिस्टर एडवर्ड इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सिग्नल्स भेजे जाएं ताकि जहाज़ के आसपास कोई और जहाज़ होगा तो वो हमारी मदद के लिए आ जाएगा। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स हमारे इस कहानी के हीरो निकलते हैं जो कि मुसलसल सिग्नल्स भेजते रहते हैं और 20 मिनट के बाद 12:20 पर एक जहाज़ RMS कारपेथिया इन सिग्नल्स को कैच कर लेता है और RMS टाइटैनिक की हेल्प के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन ये जहाज़ भी 107 किलोमीटर दूर था जो कि अगर अपनी टॉप स्पीड से भी जाए तो तकरीबन 3.5 घंटे में टाइटैनिक के पास पहुंचेगा। क्या उस वक्त तक टाइटैनिक वहां पर मौजूद होगा? जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब लाइफ बोट्स का यूज़ किया जाए और तमाम पैसेंजर्स को यहाँ से निकाला जाए। फर्स्ट लाइफ बोट जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 65 पीपल्स की थी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 28 पीपल ही बैठते हैं, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पर तो हम एक अनसिंकेबल जहाज़ में बैठे हैं जो जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि RMS टाइटैनिक की एडवर्टाइजमेंट ही इस तरह की गई थी कि जहाज़ कभी डूब नहीं सकता था। लोगों का मानना ही ये था, इस वजह से वो इस जहाज़ से उतरे ही नहीं, क्योंकि लोगों का कहना था टकरा गया होगा किसी आइसबर्ग से, लेकिन ये जहाज़ तो कभी डूबेगा नहीं, तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं। रात के 1 बजे टाइटैनिक जहाज़ टिल्ट हो जाता है, आधा
پیچھے والا آدھا حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز میں بیٹھے مسافروں کو اب خیال آتا ہے کہ واقعی جہاز جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے اور جہاز میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ تمام کے تمام مسافر اب یہاں پر لائف بوٹس کو یوز کر کے یہاں سے باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس انسنکیبل جہاز میں صرف اور صرف لائف بوٹس کی تعداد صرف اور صرف 20 تھی۔ اٹ مینس کہ یہاں پر صرف اور صرف 1200 لوگ ہی سیو کیے جا سکتے تھے، لیکن اس ٹائٹینک جہاز میں بیٹھے لوگوں کی تعداد تقریباً 2200 تھی۔ اٹ مینس کہ صرف اور صرف 1200 لوگوں کو ہی بچایا جا سکتا تھا۔ رات کے 2:05 پر ایک آخری لائف بوٹ نکلتی ہے، لیکن اس کے باوجود آخری لائف بوٹ نکلنے کے بعد بھی یہاں پر 1500 پیسنجرز ابھی تک جہاز میں موجود تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اس آخری لائف بوٹ میں بیٹھنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنی تقدیر کو مان لیا تھا اور جہاز میں بیٹھے رہے اور اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2:20 پر RMS ٹائٹینک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ جہاز جو کبھی ڈوب نہیں سکتا تھا، انسنکیبل جہاز کو 3 گھنٹے بھی نہیں لگے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے میں۔ وہ 1500 لوگ جو کہ جہاز میں بیٹھے تھے یا تو جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے، یا کچھ لوگوں کو جن کو تیرنا آتا تھا وہ لوگ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مارے گئے، کیونکہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ٹمپریچر -2 ڈگری ہوتا ہے۔ -2 ڈگری ٹمپریچر پر اگر آپ تیرتے ہیں تو کچھ ہی منٹوں بعد آپ کی ہائپوتھرمیا کی وجہ سے موت ہو جائے گی۔ وہ جہاز جو کہ RMS کارپیتھ یا ٹائٹینک کے لوگوں کو بچانے کے لیے نکلا تھا، اس نے تقریباً 705 لوگوں کو جو کہ لائف بوٹس میں بیٹھے تھے ان کو تو بچا لیا، لیکن باقی تمام کے تمام لوگوں کو اس نے صرف اور صرف مردہ پایا۔